हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एकदम मस्त। आई वेलकम यू ऑल इन द दृश्य बैच ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। हम लोग बेटा जो है दृश्य बैच में क्लास 12 में फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। आई होप कि आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देख चुके होंगे और आज उसका हम लोग लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ओके, यदि आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे टाइप करिए बेटा क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लेक्चर नंबर फर्स्ट। आफ्टर दैट आप लेक्चर नंबर 3 को समझ पाएंगे। ओके ओके बेटा, हम लोग लेक्चर नंबर 2 में वी हैव स्टडीड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दैट इज फर्स्ट वन charging by conduction method, second one charging by induction method, and third one charging by friction method. Charging by conduction method क्लियर हो चुका था, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड क्लियर हो चुका था, लिटिल बिट कॉन्सेप्ट बचे हुए थे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड के, उसको आज हम लोग डिस्कस करने के बाद आगे के कॉन्सेप्ट टॉपिक्स कूलॉम्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो है किसका? कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो है वर्क फंक्शन का। कॉन्सेप्ट किसका पढ़ा था? वर्क फंक्शन का। उसके अंतर्गत क्या जाने हम लोग बेटा कि यदि कोई मटेरियल है और उसके सरफेस से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड में हम लोगों ने देखा कि when the two bodies are rubbed with each other, then there will be flow of charge from the body having the lower work function to the body having higher work function, and this type of charge is known as frictional charge, and this method is called as charging by induction method. Okay, तो बेटा वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं कि दो बॉडीज है आपके पास, एक बॉडी x और एक बॉडी बेटा y, और मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि वर्क फंक्शन ऑफ बॉडी x क्या है? कम है किससे? वर्क फंक्शन ऑफ बॉडी y से। वर्क फंक्शन ऑफ बॉडी x इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ बॉडी y। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि बॉडी x का वर्क फंक्शन कम है, उससे उसके सरफेस से लिटिल बिट एनर्जी को पाकर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकते हैं। ओके, व्हेन यू आर रबिंग दीज टू ऑब्जेक्ट्स एक्स एंड वाई, एंड व्हाट अबाउट वाई? वाई हैविंग द हायर वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? कलेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन उस पे जाके डिपॉजिट होंगे। क्लियर है? तो जब हम एक्स और वाई को बेटा जो है रब करेंगे तो बीइंग एक्स इसका वर्क फंक्शन कम है तो यहां से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। इलेक्ट्रॉन जब लूज होंगे तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होगा वो ज्यादा हो जाएगा इन कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग ऑन एक्स। देयरफॉर ओवरऑल द बॉडी एक्स इज गेटिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर है? ओके, दूसरे वे में द बॉडी वाई हैविंग द हायर वर्क फंक्शन, तो बॉडी वाई क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन उस पर डिपॉजिट होंगे। देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on y will be more than the number of protons that y has. ओवरऑल क्या हो जाएगा बेटा कि y के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि y के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, प्रोटॉन कम रहेंगे। ओके, तो इस तरह से नेचर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। आपने सिंपली दो ऑब्जेक्ट्स को लिया x और y, और आपने देखा कि वर्क फंक्शन ऑफ x लेस है in compare to work function of y. Whenever x and y are rubbed with each other, the body x has positively charged and the body y has negatively charged. Clear है? Okay. तो बेटा नेचर में बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं और आप कहोगे सर किसको किसको हम रब करें? किसको किसको रब करें? कि वो रब वाली बात मत कर लेना कि रब ने बना दी जोड़ी। ओके, देखो यहां पर फिजिक्स चल रही है, जोड़ी तो भी बाद में बनेगी जब बढ़िया नंबर हम लोग फिजिक्स में लेके आएंगे। ओके, लेट अस कंटिन्यू।
तो बेटा यहां पर हमने 15 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का एक सीक्वेंसिंग तैयार किया है। ओके, 15 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की सीक्वेंसिंग तैयार की है, जो कि हम लोग जो है हमारे सराउंडिंग में इजिली हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं डेली लाइफ में। अच्छा, तो हम लोग के दिमाग में होगा कि किस किस बॉडी को रब करेंगे तो किस पे पॉजिटिवली चार्ज होगा, किस पे निगेटिवली चार्ज होगा। उसी बिहाफ पे 15 ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्टिंग की गई है। क्या है बेटा? फर्स्ट वन फर, फनल, वैक्स, ग्लास, कॉटन, पेपर, सिल्क, हेयर, वुड, मेटल, रबर, रेजिन, एम्बर, सल्फर, इबोनाइट। ओके, अब क्या कॉन्सेप्ट है जो इसके पीछे, कि मान लो कि आपने कह दिया कि सर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आप ले लीजिए, वन हैज द कॉपर एंड वन हैज द हेयर। तो हमने क्या किया बेटा, कॉटन को बाहर कर लिया और हेयर को बाहर कर लिया। हेयर का नंबर क्या है बेटा? 8। कॉटन का नंबर क्या है? 5। ओके, अब क्या है कि 1 to 15 के रिस्पेक्ट में हम कोई भी दो बॉडीज को जब रब करेंगे बेटा, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यह है कि जो सीरियल नंबर में फर्स्ट वन बॉडी आएगी, जो सीरियल नंबर में फ्रॉम 1 सीरियल नंबर में जो फर्स्ट वन बॉडी आएगी, मींस जो अपर बॉडी होगी उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो लोअर वन होगी या लेटर ऑन सीरियल नंबर में बॉडी होगी उसको हम लोग निगेटिवली चार्ज बताएंगे। कैसे? यहां पर देखो, कॉटन के पास 5 नंबर है, हेयर के पास 8 नंबर है, तो 5 क्या है? सीरियल नंबर में पहले आ रहा है, दैट इज अपर बॉडी है। तो इसके ऊपर जब कॉटन और हेयर को बेटा जब हम लोग रब करेंगे तो कॉटन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज, और हेयर के ऊपर निगेटिवली चार्ज। कोई भी आप दो बॉडी ले लीजिए, आप कोई फनेल ले लीजिए और फिर से आप कॉटन ले लीजिए, फनेल और कॉटन। तो फनेल क्या है बेटा? फनेल और कॉटन की बात करोगे तो फनेल अपर बॉडी हो गई, कॉटन लोअर बॉडी होगी। तो फनल और कॉटन को जब आप रब करोगे तो फनल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कॉटन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अभी आपने देखा कॉटन के ऊपर पॉजिटिव, अभी आपने देखा कॉटन के ऊपर नेगेटिव। कहोगे सर ये क्या चल रहा है माजरा कि कॉटन के पास पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है? हाँ, हो सकता है यार, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो डिपेंड कर रहा है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज कब होंगे। वो डिपेंड करेगा कि जो अदर बॉडी है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग रबिंग कर रहे हैं उसका वर्क फंक्शन कॉपर के वर्क फंक्शन से ज्यादा है या कम है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे जो है, कोई भी नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, रबर और एम्बर। तो रबर और एम्बर को जब रब करोगे तो रबर के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? बीइंग अपर बॉडी पॉजिटिव, एम्बर लोअर बॉडी गेटिंग निगेटिव चार्ज। तो ये एक तरीका है, ये एक वे है बेटा जिसके अंतर्गत हम लोग समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी दो बॉडीज को रब करेंगे तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा जो है कूलॉम्स लॉ की। ओके, नेक्स्ट कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, क्यों इसका नाम कूलॉम्स लॉ पड़ गया? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, कूलॉम्स नाम था उनका, जिन्होंने इस लॉ को बताया। दैट्स व्हाई द लॉ हैज नेम, व्हाट इज? कूलॉम्स लॉ। क्लियर है? अच्छा, क्या बताया बेटा कूलॉम्स ने? कूलॉम्स ने क्या बताया? कूलॉम्स लॉ के अंतर्गत हम लोग कोई भी दो बॉडीज हो, कोई भी दो बॉडीज हो, और कैसी होनी चाहिए? चार्ज्ड। ध्यान दीजिएगा, कोई भी दो बॉडीज हो और कैसी होनी चाहिए? चार्ज्ड। तो मान लेते हैं हम कि कोई बॉडी ए है और कोई बॉडी बी है, और बॉडी ए हैविंग Q1 चार्ज और बॉडी बी हैविंग Q2 चार्ज, और जो इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है बेटा? R। ओके, तो कूलॉम्स लॉ क्या बताया जो है? इंटरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्ज बॉडीज। कूलॉम्स लॉ क्या इंटरेक्ट करता है बेटा जो है? इंटरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन चार्ज्ड
बॉडी, बिटवीन टू चार्ज बॉडी, एटलीस्ट 2 होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, देखिए टू इंटरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडी। अब ये चार्ज Q1 है और Q2 है, दे आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस R और दे आर एट रेस्ट। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोनों चार्जेस कहां है, रेस्ट पे हैं। तो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन two charges at rest is called as इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? तो बड़ा ऑब्वियस है कि बॉडी ए और बी है और बॉडी ए का चार्ज Q1 है, बॉडी बी का चार्ज Q2 है और उनके बीच का सेपरेशन R है, तो इन दोनों बॉडी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा। तो कूलॉम साहब ने क्या बताया कि द फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडी ए एंड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। क्या हो गया? कूलॉम साहब ने बताया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडी ए एंड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और जो दोनों बॉडी का चार्ज है उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज Q1 Q2 उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा जो है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या हो जाएगा बेटा, मान लीजिए कि लेट F इनके बीच में फोर्स लग रहा है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया गया है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये है, तो यहां से क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 फर्स्ट का इंटू Q2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, एंड दूसरी बात क्या बोले, एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है, R का स्क्वायर कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को मिला देंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या हो जाएगा, दोनों को मिला दोगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट लाइन में यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करोगे। तो जब भी हम अब तक प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हुए आए हैं, हर बार जो है जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव होता है कांस्टेंट आता है, वैसे ठीक यहां पर भी एक कांस्टेंट आएगा। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ओके, तो ये हमारा बन गया बेटा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फार्मूला, F इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब एक्सपेरिमेंटली जो K की वैल्यू थी बेटा जो है उसको फाइंड आउट किया गया और K की वैल्यू जो आई वो आई बेटा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। के की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, अब बात करते हैं जो है, और दूसरे वे में के की वैल्यू को और क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 किसकी, के की वैल्यू है, इसी को सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी। ओके, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन 0 ये है क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
पूछोगे सर ये क्या आ गया, परमिटिविटी। व्हाट इज परमिटिविटी? सर जैसे जैसे जो है आगे बढ़ रहे हैं नाम बहुत डिफिकल्टीज लेवल के आ रहे हैं, नहीं कुछ नहीं है, अभी आगे बताएंगे हम लोग। अभी आगे पढ़ोगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, आगे देखोगे, बहुत आसान चीज है। ओके, और फिजिक्स तो आसान है ही वैसे ही। देखो बेटा जो है, तो k इक्वल टू 1/4 परमिटिविटी, और वहां पर एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, अच्छा एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी बेटा, 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एकदम मजे की बात तो ये हो गई सर, ये सब याद करना पड़ेगा, एकदम याद हो जाएगा। प्रैक्टिस मैक्स द मैन परफेक्ट। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे बेटा उतनी तुम्हारे अंदर परफेक्शन आएगी। तो वैल्यूज को बार बार हम लोग पुट करेंगे, यूज करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई। अच्छा जो ये k की वैल्यू है, इंपॉर्टेंट बात तो अभी इसके बारे में बताया नहीं, जो ये k की वैल्यू है बेटा वो डिपेंड करती है मीडियम पे, डिपेंड ऑन मीडियम। जो k की वैल्यू हो क्या करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। अब कहोगे सर मीडियम, हाँ मीडियम बेटा मीडियम। मान लो 2 चार्ज पार्टिकल को आप एयर में रखे हो, उन्हीं 2 चार्ज पार्टिकल का जो सिस्टम है उसको लाके वाटर में रख दो, उसको लाके अल्कोहल में रख दो, उसको लाके ग्लास में रख दो, तो जो k की वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। k की वैल्यू के चेंज होने से कहोगे क्या फर्क पड़ने वाला है, उससे नहीं फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप देख रहे हो F इक्वल टू के, यदि k बदलेगा, Q1 Q2 R सेम है, Q1 Q2 R सेम है, k की वैल्यू बदलने से F बदल जाएगा बेटा। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कहीं ना कहीं मीडियम पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है? मींस जो k की वैल्यू है वो तो मीडियम पे डिपेंड कर ही रही थी, k की वैल्यू को मीडियम पे डिपेंड करने से F की भी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड कर रही है। क्लियर है? ओके, तो क्या बताया बेटा कूलॉम्स लॉ ने कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 चार्ज बॉडीज एट रेस्ट is called as electrostatic force. The magnitude of the electrostatic force is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. इन फॉर्मूलेस को हमने यूटिलाइज किया। F इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। k की वैल्यू होती है बेटा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, तो बेटा जो F की ये वाली वैल्यू आई है, हम यदि इस स्मॉल k की वैल्यू वहां रख दें तो क्या बन जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन बन के आएगा ये कहां का फोर्स बता रहा है, फ्री स्पेस का। ये कहां का फोर्स बता रहा है, उन 2 चार्ज पार्टिकल के सिस्टम के बीच का। कहां पर, जब वो पूरा सिस्टम कहां रखा हो, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस को ही आप क्या बोलते हो दूसरे वे में, वैक्यूम। और वैक्यूम की स्पेलिंग याद रखिएगा, VACCUM नहीं होता, VACWUM होता है बेटा। क्लियर है? ओके, अब हम लोग जानेंगे जो है कि जब ये फोर्स की बातें आपने कर लिया तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, जो दोनों फोर्सेस थे, मींस ये बॉडी थी A1 Q1 A, R डिस्टेंस पे बॉडी थी B जिसके ऊपर चार्ज Q2 था और इनके बीच का डिस्टेंस R था। तो जो इन दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं वह जो इन दोनों बॉडी या इन दोनों पॉइंट चार्जेस के सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के अलोंग वह फोर्स एक्ट होगा बेटा। ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द Q1 Q2
द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द Q1 Q2 एक्ट्स along द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस। मतलब ये सेंटर इसका हो गया Q1 का, ये Q2 का, ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है इसी पर हमारी फोर्स एक्ट होगी। और ऐसा नहीं है कि अंदर ही फोर्स लगेगा, नहीं, इन दोनों के सेंटर्स को लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन इधर भी तो जा सकती है, ये भी एक्सटेंड कर दिया। तो वो अब फोर्स अंदर की तरफ लगेगा या बाहर की तरफ लगेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, नेचर ऑफ चार्ज पे, नेचर ऑफ चार्जेस पे ये डिपेंड करेगा कि वो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा या बाहर की तरफ लगेगा। बट इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, नोट, एफ एक्ट्स along the line joining along the line joining the centers of two charges, line joining the centers of two charges। इसलिए ऐसे जितने भी नेचर में फोर्स होंगे, जिनका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, यदि जो फोर्स होगी, यदि वो जो बॉडी है उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग लगेंगी, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सेंट्रल फोर्सेस। तो आपसे कोई पूछेगा, एक प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स बिकॉज it always acts along the line joining the centers of two charges। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एक प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, सेंट्रल फोर्स। कोई भी पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द सेंट्रल फोर्स, तो इट इज सेंट्रल फोर्स बिकॉज F always acts along the line joining the centers of two charges। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे, जो है ये फार्मूला बन गया, ये कांस्टेंट की वैल्यू, ये चार्ज Q1, ये Q2, ये R स्क्वायर। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि कूलॉम्स लॉ के बीच में कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं। आइए, आपने क्या देखा बेटा, कूलॉम्स लॉ के फार्मूले से आपको क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ठीक, यदि हम सिर्फ F वर्सेस R का ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करें, किसके किसके बीच में बेटा, F और R, मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, Q1 को भी कांस्टेंट कर दिया, Q2 को भी कांस्टेंट कर दिया। वेरिएबल कौन कौन है, F और R। R को चेंज करोगे, F की वैल्यू भी चेंज होगी। क्लियर है? तो जब F वर्सेस R की बात करोगे, तो यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन कैसे बनेगी बेटा, F और R के बीच में 1/R स्क्वायर। क्यों ऐसे बन रहा है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, Q1 और Q2 की भी वैल्यूज को, या Q1 और Q2 के भी मैग्नीट्यूड को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। अच्छा, तो इस तरीके के ग्राफ है। जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो y एक्सिस पे F, ये ओरिजिन, और x एक्सिस पे बेटा R। ठीक, तो जब F प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर का ग्राफ ड्रा करोगे तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, F प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर, F और R के बीच का जब ग्राफ ड्रा करोगे तो ग्राफ क्या आएगा, इस वे में आएगा, कर्व टाइप में। अच्छा, नेक्स्ट वे में यदि हम बात करें, ये तो F वर्सेस R की बात हुई कि F y एक्सिस पर रख दिए सर, R जो है x एक्सिस पर रख दिए। यदि बेटा हम इसी ग्राफ के अंदर थोड़ा सा चेंज ला दें, F इधर कर दें और यहां पर रख दें 1/R स्क्वायर, ये हो गया ओरिजिन R स्क्वायर। अब ग्राफ क्या होगा, अभी हम सिर्फ R के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, अभी सिर्फ हम R के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, R के रिस्पेक्ट में था, R और F के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था। लेकिन अब हम किसके किसके बीच में बात कर रहे हैं, पूरे F को लेंगे और पूरे 1/R स्क्वायर को लेंगे, पूरे को। यहां पर सिर्फ F और R ले रहे थे, सिर्फ F और R। तो इन F और R जो है क्या थे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। अब हम बात करेंगे F और 1/R स्क्वायर होल,
मींस ये एक वेरिएबल हो गया और ये जो है दूसरा वेरिएबल हो गया। ये मत समझिएगा कि एक्स एक्सिस पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हम वेरिएबल बता रहे हैं कि यक्स एक अलग वेरिएबल हो गया जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को, और वाई एक अलग वेरिएबल हो गया जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/r² को। अब जो है यदि इस चीज को अलग अलग करोगे तो यहां से तुमको क्या मिलेगा, वाई एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई। और अब तक तो क्लास 11th में तो पढ़ चुके होगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या होता है, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। इसका मतलब एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा और एक्स घटेगा तो वाई भी घटेगा। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा बेटा वह ओरिजिन से पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन होगा। यहां पर क्या आपको ग्राफ मिला, कर्व, किसके किसके बीच में, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। एफ और आर के बीच का ग्राफ था ये। यहां पर ग्राफ क्या है, एफ और 1/r² के बीच में है। कहोगे सर ये 0 से ही क्यों गया, ठीक है, एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसको क्या लिख सकते हो बेटा, एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू 1/r²। एफ इक्वल टू Q1 Q2/4πε0 इंटू 1/r² प्लस 0। अपने मन से 0 लगा दिए, लड्डू मिल रहा है उसको। अब किसी को भी लड्डू मिलेगा तो खाने में तो मजा आएगा ही, उसको भी मजा आ रहा है। यदि इसको आप एक्सप्रेस करोगे, ये एक वेरिएबल हो गया बेटा आपका 1/r², एफ एक अलग वेरिएबल है, ये 0 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कंपेयर करोगे यदि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा कि y एक्सिस पे हम किसको दिखाएंगे, f को, यम क्या है, स्लोप, जो कि ये वैल्यू है Q1 Q2/4πε0। x हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 1/r², और c क्या बता रहा है, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, और वो उसकी वैल्यू कितनी है, 0, उसकी वैल्यू 0, इसलिए ये ग्राफ की जो लाइन है वो कहां से पास हो रही है, 0 से पास हो रही है। इसका मतलब यदि c की वैल्यू कुछ और होती, 1 होती, 2 होती, तो ये ग्राफ कहीं 1 से 2 से ऐसे पास करता है, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि c की वैल्यू 0 है, देयरफॉर द ग्राफ ऑफ f वर्सेस 1/r² इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ओके, अब हम दूसरे वे में बात करें बेटा कि यदि मैं इस ग्राफ का स्लोप पता करना हो क्या होगा, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m क्या है, m ही तो स्लोप बता रहा है, यम ही क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, m इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यही स्ट्रेट लाइन है, कहां से पास हो रही, तो ओरिजिन से। तो यहां से कंपेयर करोगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2, 1 और 2 को कंपेयर करोगे बेटा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 Q2/4πε0। इसको कह सकते हो शॉर्ट में m इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2। तो यदि कोई आपसे पूछेगा कि जब आप f वर्सेस 1/r² का ग्राफ ड्रा कर रहे हो, तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो स्लोप जो होगा वह k इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस की वैल्यू को बताएगा। k इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 ये हो जाएगी, और ये Q1 Q2 तो आपको पता है, फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज। इस पे बेस्ड अभी सीबीएसई में क्वेश्चन आया था, उसको भी आपको कराऊंगा कि कैसे जो है हम लोग जो है स्लोप को पता करके हम चार्जेस के नेचर को बता सकते हैं, चार्जेस के रेशियोज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई थिंक हो गया होगा स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, अब आपको पता है जो आप देखिए f इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस है, वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, r क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात आती है बेटा जो है कि Q1 और Q2 चार्ज हैं, Q1 और Q2 दोनों क्या हैं, चार्ज हैं। और आपको पता है कि चार्जेस के दो नेचर होते हैं, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज द पॉजिटिव एंड वन इज द नेगेटिव। तो कहोगे सर कि यदि दोनों चार्ज लाइक चार्जेस हो जाएं,
दोनों चार्ज लाइक चार्जेस हो जाएं, मींस इफ Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस, इसका मतलब क्या हो जाए बेटा, बोथ चार्जेस मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब Q1 भी बेटा पॉजिटिव हो जाए, Q2 भी पॉजिटिव हो जाए और Q1 भी निगेटिव हो जाए और Q2 भी निगेटिव हो जाए। तो ये देख रहे हो Q1 और Q2 पॉजिटिव चार्ज हो गए। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है लाइक चार्जेस के लिए, Q1 और Q2 दोनों निगेटिव हो जाए। इस केस में जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बेटा, इस केस में नेचर ऑफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, भी पढ़ाए थे फर्स्ट लेक्चर में, रिपल्सिव होगा। ये दोनों लाइक चार्जेज हैं और लाइक चार्जेज के बीच में हमने बताया था कि इस समय जो नेचर होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव। मतलब दोनों चार्जेस Q1 Q2 पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव, इस केस में नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होगा। अच्छा, तो जब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होगा बेटा, तो अब यहां से आप साइन ऑफ F देखो, फ्रॉम फर्स्ट साइन ऑफ F की आप बात करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 को हम प्लस Q1 लिख दे रहे हैं, Q2 को प्लस Q2 लिख दे रहे हैं और R हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब सब कुछ मिला के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पॉजिटिव थी, R स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, हमेशा किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, प्लस Q1 एंड प्लस Q2। दूसरा क्या हो सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों को जब ऑब्जर्व करोगे तो ये प्लस प्लस फिर से प्लस दे देंगे, माइनस माइनस फिर से प्लस दे देंगे, मींस सब कुछ मिला के आपको क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ F इक्वल टू पॉजिटिव। साइन क्या मिल जाएगा बेटा, पॉजिटिव मिल जाएगा। अब जो है यदि लाइक चार्जेज हैं दोनों Q1 Q2, उस केस में जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे F वर्सेस 1/R स्क्वायर का, तो क्या ग्राफ बनेगा, देखो इधर हो गया बेटा x एक्सिस पे 1/R स्क्वायर, y एक्सिस पे आपने क्या दिखा दिया F, ये ओरिजिन। ग्राफ तो हमेशा ओरिजिन से पास होगी, जो लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी इन दोनों के बीच में F वर्सेस 1/R स्क्वायर की, ऑलवेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक, तो साइन ऑफ F क्या है, पॉजिटिव, और हमेशा पॉजिटिव रहेगा। R की कुछ भी वैल्यू रहे, R स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, F की वैल्यू पॉजिटिव है। तो मींस दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, F एंड 1/R स्क्वायर, और F भी पॉजिटिव है और 1/R स्क्वायर की भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। और आप तो मैथ्स में कोऑर्डिनेट्स पढ़े होगे, पॉजिटिव पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, फर्स्ट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, कहां दिखाएं, इधर दिखा दे रहे हैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये ओरिजिन। तो एक्स और वाई इसमें क्या होते हैं बेटा, दोनों पॉजिटिव, इसमें दोनों, इसमें एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें दोनों निगेटिव, और इसमें बेटा जो है एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। क्लियर है। तो एफ और 1/R स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है। किस क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ लाई करेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ग्राफ, मतलब ग्राफ का क्या स्ट्रेट लाइन का कंडीशन होगा, ये होगा। तो जब भी चार्जेस का नेचर लाइक होगा, मींस उन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नेचर होगा रिपल्सिव होगा, तो ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा। एफ वाई एक्सिस, 1/R स्क्वायर एक्स एक्सिस, और ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिपल्सिव फोर्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा कि जब जो है नेचर ऑफ चार्जेस लाइक हो, दैट इज बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, उस केस में जब आप F वर्सेस 1/R स्क्वायर का ग्राफ ड्रा करोगे, तो इट ऑलवेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम
origin and must lie in the first quadrant. क्लियर है? एक टेक है स्क्रीनशॉट. ओके, अब हम इसका उल्टा बात करेंगे कि जब बेटा जो है नेचर ऑफ चार्जेस क्या हो, अपोजिट नेचर के हो. नेचर ऑफ चार्जेस क्या हो, अपोजिट नेचर को. तो आप क्या देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 है Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो यहां पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, आर स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट. हम बात करते हैं हियर Q1 एंड Q2 आर अनलाइक चार्जेस. अच्छा, अनलाइक चार्जेस. अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या बेटा जो है, एक पॉजिटिव और दूसरा उसके अपोजिट नेचर का नेगेटिव. कहोगे सर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो सकता है. कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है. आओ देखो, तो मान लेते हैं जो है जो फर्स्ट चार्ज Q1 था उसको हम पॉजिटिव ले लें, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है. और जो Q2 है वो निगेटिव हो सकता है. ये हो जाएगा अनलाइक. डोंट लाइक, आई डोंट लाइक यू, बट हम कभी नहीं कहेंगे आई ऑलवेज लाइक यू. ठीक है, तो Q1 और Q2 अनलाइक चार्जेस, मतलब एक पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा. और दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा Q1 को कर दे निगेटिव और Q2 को कर दे पॉजिटिव. अब फिर से हम एफ वर्सेस 1/r² के ग्राफ की तरफ नजर डालेंगे. ठीक है, तो अभी आप साइन ऑफ एफ की आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव अपन r² की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव. Q1 को हम पहला केस ले रहे हैं, पहला क्या है पॉजिटिव, मतलब प्लस Q1 और दूसरा ले ले माइनस Q2. दूसरे वे में क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन r². कोई वेरिएशन इसमें नहीं होना, लेकिन हाँ Q1 क्या हो गया इस बार निगेटिव, Q2 क्या हो गया पॉजिटिव. अब आप देखोगे मैथमेटिक्स पढ़े हो, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस. इसका मतलब बेटा कि दिस इंप्लाइज साइन ऑफ एफ इक्वल टू निगेटिव व्हाट ऑलवेज. क्लियर है? मतलब साइन ऑफ जो एफ होगा वो क्या होगा निगेटिव होगा. कब? जब जो है जो चार्जेस होंगे उनका नेचर क्या होगा अनलाइक होगा. मींस वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव. क्लियर है? अब हम ग्राफ की बात करेंगे. ग्राफ की बात करेंगे तो हम ग्राफ किसके किसके बीच में ड्रा करेंगे, एफ वर्सेस 1/r², और 1/r² ऑलवेज बीइंग पॉजिटिव. ओके, ये अब क्या होगा नेगेटिव. तो जब ग्राफ ड्रा करोगे बेटा तो 1 पॉजिटिव निगेटिव, यहां पर वेरिएबल क्या है 1/x² को किस एक्सिस पे आप रिप्रेजेंट करोगे, 1/r² को किस एक्सिस पे रिप्रेजेंट करोगे x, एफ को y. मतलब x को पॉजिटिव हो ना, y को निगेटिव. आजा x x डैश y y डैश क्या हो जाएगा बेटा, ये हुआ पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हुआ निगेटिव पॉजिटिव, ये हुआ निगेटिव निगेटिव, और ये क्या बना पॉजिटिव निगेटिव. तो x पॉजिटिव y निगेटिव. किस क्वाड्रेंट में ग्राफ लाई करेगा, नंबर 4. अभी तक तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़े थे, फोर्थ भी आ गया. ये एवरी नंबर हैज इन इट्स इंपॉर्टेंस इन अवर डेली लाइफ. फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आएगा. कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से. तो अब क्या होगा ग्राफ का कंडीशन बेटा, ये इधर हो जाएगा 1/r², ये हुआ ओरिजिन, ये y एक्सिस, इसको आप f दिखाओगे. और अब के केस में ग्राफ कहां जाएगा नीचे. क्यों ओरिजिन से पास कर रहा है, इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है. इंटरसेप्ट मीन c की वैल्यू 0, जो कि पहले देखे हो आप. तो ये इस तरह के ग्राफ को क्या रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, अट्रैक्टिव नेचर का. अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है बेटा, अट्रैक्टिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो अब आपको दिमाग में तो एकदम मजा आ गया होगा, दिमाग में एकदम जो है जोश आ गया होगा कि ये सर ने आज क्या नई चीज बता दी, अभी तक तो किताबों में भी नहीं समझ पा रहे थे. तो ये चीज है बेटा इसके अंदर. इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप क्लास 12th को रेगुलर, हम नहीं कह रहे हैं कि जो है
आप जो एक ही दिन बैठ के 10 घंटे पढ़ लीजिए फिजिक्स तैयार हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, रूटीन में खाइए, आपके बॉडी में एनर्जी हमेशा बरकरार रहेगी। ये फिजिक्स को भी आप उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे, आपके बॉडी में फिजिक्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? अट्रैक्शन, आकर्षण, प्रेम बढ़ जाएगा। किसके प्रति? फिजिक्स के प्रति, और किसी के प्रति नहीं। ठीक है, तो देखो, फिजिक्स के प्रति प्रेम बढ़ाना है तो आपको डेली टाइम वाइज, रूटीन वाइज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना होगा। और यदि आप इस तरीके से पढ़ रहे हो बेटा, तो आपको बोर्ड एग्जाम्स, प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, टर्म वाइज एग्जामिनेशंस को फेस करने में थोड़ी सी झिझक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप सभी लोग हर सर के कहे हुए बातों का, आदर्शों का पालन किया है, और ये सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगी। क्लियर है? टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कि जब भी नेचर ऑफ चार्जेस लाइक होंगे तो फोर्स का जो नेचर होगा कैसा होगा? रिपल्सिव। जब नेचर ऑफ चार्जेस अनलाइक होंगे, फोर्स का नेचर क्या होगा? अट्रैक्टिव। जब रिपल्सिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगी, जब अट्रैक्टिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको कंबाइन करके हम लोग बना सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर रिप्रेजेंट कर देंगे बेटा 1/r², इधर हो जाएगा एफ, इधर भी क्या होगा? एफ। और ये वाली ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिपल्सिव को। और ये वाला ग्राफ अट्रैक्शन को। बना लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। क्या लिखोगे? ग्राफ ऑफ एफ वर्सेस 1/r²। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब अभी बोर्ड एग्जाम हुआ था, बोर्ड एग्जाम हुआ था और एक क्वेश्चन इसी बेस पे पूछा हुआ था, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन। क्या कहा था बेटा क्वेश्चन के अंदर? देख रहे हैं, आओ। एफ वर्सेस 1/r² का ग्राफ बनाया था पेपर में, ठीक। और पेयर ऑफ चार्जेस दिए थे, Q1 और Q2 दिया था, और दूसरा दिया था बेटा Q2 एंड Q3। और आपको फाइंड क्या करना था? टू फाइंड Q1, रेशियो ऑफ Q1 टू Q3, ये फाइंड आउट करना था। वो क्वेश्चन देख के तो एकदम घबराहट सी मन में हो जाती है बच्चों के, अरे ऐसा क्वेश्चन तो पढ़े नहीं, अभी आप अपने से करोगे। देखो ये था ग्राफ, टिन 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 टिन, F0 टुटुक टुटुक, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, Q1 Q2 Q2 Q3, ये एंगल दिया था। सॉरी, देखो बेटा, सॉरी, F वर्सेस 1/r² का ग्राफ दिया था, दो पेयर दिए थे Q1 Q2 Q2 Q3, और आपसे बोला क्या था? टू फाइंड रेशियो ऑफ Q1 वर्सेस Q3। 1/r² इस एक्सिस पे था, इधर F था, इधर 1F था, यहाँ 0 था, 30 डिग्री था, 30 डिग्री था। पॉइंट P Q1 Q2, पॉइंट Q
Q2 Q3। ओके बेटा, बोला था Q1 अपान Q2 की वैल्यू, अरे Q1 अपान Q3 की वैल्यू पता करिए। बहुत मस्त क्वेश्चन था, बहुत झक्कास। आप स्लूप का मतलब आप पढ़े होगे मैथमेटिक्स में, स्लोप का मतलब होता क्या, झुकाव। स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा, झुकाव। ठीक, स्लोप का मतलब झुकाव होता है। ये वाला ग्राफ आप देख रहे हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, और यदि ये ग्राफ बना हुआ है, ये y है, ये x है, और ये 0 है, और ये लाइन है, तो ये x एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है बेटा, इसको बोलते हैं थीटा। मान लिया थीटा बोल रहे हैं, ठीक। तो x एक्सिस से यदि अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ बना रहा है, तो ये इक्वेशन किसका है, y इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि c की वैल्यू क्या है, 0 है। तो जो m बराबर होगा बेटा, m वो किसके बराबर हो जाएगा, यहां से y बाई एक्स के। m क्या हो जाएगा, y बाई एक्स। तो m की जो वैल्यू होगी हर एक y अपान x के लिए, हर एक y और x की वैल्यू के लिए m की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो m की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए चेंज इन y अपान चेंज इन x निकालोगे, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी किसकी, tan थीटा की। ये वैल्यू जो मिलेगी आपको किसकी मिलेगी, tan थीटा की, tan ऑफ थीटा। अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो भी। कहोगे सर अभी तो आपने बताया है जो कि m के वैल्यू किसके बराबर होती है, k Q1 Q2 के, और आप नहीं विश्वास होते देख लीजिए, कहां गया, यहां m की वैल्यू किसके बराबर थी बेटा, k Q1 Q2 के। तो m की वैल्यू tan थीटा के भी बराबर होगी, और m की वैल्यू जो है k Q1 Q2 के भी बराबर होगी। वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, 30 डिग्री 60 डिग्री। तो यदि आप बात करोगे स्लोप ऑफ ओपी लाइन की आप बात करोगे, तो क्या मिलेगा आपको, k Q1 Q2। क्यों, क्योंकि Q1 Q2 पेयर में है। किसकी वैल्यू मिलेगी स्लोप ऑफ ओपी लाइन से, स्मॉल के Q1 इंटू Q2, किसके बराबर होगा बेटा, जो है tan ऑफ 30 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, स्लोप ऑफ OQ लाइन क्या हो जाएगा, k। अब कौन कौन से पेयर में है, Q2 Q3 इक्वल टू tan ऑफ थीटा, और थीटा कितना है बेटा, tan 60। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्लियर है। देखो तो क्या कर दोगे, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, वी गेट क्या हो जाएगा बेटा, k Q1 Q2 अपान k Q2 Q3 इक्वल टू tan 30 अपान tan 60। k से k मरा, Q2 से Q2 मरा, बचा गया Q1 अपान Q3। tan 30 की वैल्यू होती कितनी है, याद तो किए होगे क्लास 10th में, 11th में भी यूटिलाइज हुआ होगा। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जो है 1/√3 अपान tan 60 की √3। तो ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, ये नहीं है, इसको बना लेंगे। 1 जाएगा ऊपर, √3 जाएंगे यहाँ, क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 अपान √3 इंटू √3। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, Q1 अपान Q3 इक्वल टू 1/3। मजा आ गया एकदम क्वेश्चन को देख के, और दिल बल्ले बल्ले हो गए। क्यों, क्योंकि ग्राफ वाले क्वेश्चन को देख के डर लगता है, ये कहां से पूछ दिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहले दिमाग में एक निगेटिव कॉन्सेप्ट बन जाता, कहां है भैया, पढ़े रहोगे आप अच्छे से, टीचर ने आपको पढ़ाया रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन तो चुटकी में हो जाएंगे, और आपने देख लिया। मींस आप सोचो कि आज की क्लास में आपको क्या जबरदस्त ट्रिक पता चली है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कूलम्ब्स लॉ, और इससे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, आप उसको यूं कर जाओगे। कैसे करोगे, यूं, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके बेटा, अब हम लोग बात करेंगे जो है कि जो नेचर के अंदर जो कूलम्ब्स लॉ है, इसके वेक्टर फॉर्म की हम बात करेंगे। कूलम्ब्स लॉ के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, एक दो क्वेश्चन और इससे भी कराएंगे। हो सकता है कि ये Q1 Q2 ना देके ये Q1 Q2 रहता, ये Q3 Q4 रहता। पूछ देता व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1
Q2 अपान Q3 Q4। डरना क्या है भैया, यदि Q2 की जगह Q2 रहता, Q2 की जगह Q3 रहता तो वो कैंसिल नहीं होता, के बस मरता, के मरता। तो Q1 Q2 अपान Q3 Q4 की वैल्यू फिर क्या आ जाती, 1/3। हो सकता है एंगल चेंज कर दे, ऊपर वाला 60 कर दे, नीचे वाला 30 कर दे, ऊपर वाला 45 कर दे, नीचे वाला 60 कर दे, ऊपर वाला जो है 60 कर दे, नीचे वाला 45 कर दे। बहुत तरह के वेरिएशंस हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर? ओके, चलो देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा। इस पे दो चार्जेस है पेयर्स फॉर्म में, एक की वैल्यू 1 माइक्रो कूलम, दूसरा क्या बेटा 2 माइक्रो कूलम। पॉइंट ए हो गया और पॉइंट बी है 2 माइक्रो कूलम माइनस 3 माइक्रो कूलम। ठीक है, इसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, इसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है। ठीक है, दे दिया और कह दिया कि इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राफ। इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राफ मींस ड्रा F वर्सेस 1/r² ग्राफ एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट या इंटरप्रेट द कंक्लूजन, ऐसे कह सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह दोगे बेटा कि ये जो पॉइंट ए है जिसपे आपके चार्जेस रखे हैं 1 माइक्रो कूलम और 2 माइक्रो कूलम, ये कैसे चार्ज है? लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस होंगे तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। इनका मैग्नीट्यूड क्या है? चलो अच्छा देखते हैं अभी। बी क्या है? 2 माइक्रो कूलम और माइनस 3 माइक्रो कूलम। ये कैसे चार्जेज हैं? अनलाइक चार्जेज। ये सोल्यूशन करा रहे हैं, स्टेटमेंट तो आप ऐसे ही अपने से लिख लोगे। क्लियर है? तो बी का चार्ज क्या है बेटा? 2 माइक्रो कूलम माइनस 3 माइक्रो कूलम। ये कैसे चार्जेज है? अनलाइक चार्जेज। और अनलाइक चार्जेज के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे? कर दो। F 1/r², 0। ठीक है, रिपल्सिव वाले फोर्स का ग्राफ किधर बना था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अट्रैक्टिव वाले का ग्राफ किधर बना था बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक, यहां पर वो पॉइंट हो जाएगा ए, दूसरा पॉइंट बी, 1 माइक्रो कूलम 2 माइक्रो कूलम, बी हो जाएगा 2 माइक्रो कूलम माइनस 3 माइक्रो कूलम। बन गया ग्राफ। ये कैसा ग्राफ हो गया नेचर? अट्रैक्टिव। और ये रिपल्सिव। ये भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इंटरप्रेट करना था इंफॉर्मेशन को। ग्राफ बन गया। अच्छा, अब बात करेंगे जो है स्लोप की। तो स्लोप ऑफ ओ ए कितना हो जाएगा बेटा? किसके बराबर होगा? कोई एंगल तो दिया नहीं है। ठीक है, नहीं बता रहे, एंगल नहीं दिया रहेगा तो उसके बारे में तो पता है, के Q1 Q2। तो के कॉमन हो गया। Q1 की वैल्यू 1 माइक्रो कूलम इंटू 2 माइक्रो कूलम मीन्स के इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6। 2 और माइक्रो कूलम को 10⁻⁻6 10⁻⁻6 लिख देते, क्या हो जाए? 2k इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अच्छा दूसरा बात करोगे स्लोप ऑफ ओबी की, तो क्या हो जाएगा? के Q1 Q2, यहां पर क्या है बेटा? के इंटू Q1 की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम, इसकी 3 माइक्रो कूलम, इसका मतलब के इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6। तो क्या हो जाएगा वैल्यू? हम ऊपर लिख रहे हैं। तो के इंटू 3 2 जा 6, क्या हो जाएगा? के इंटू 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 6k इंटू 10⁻⁻12। मतलब आप क्या देख रहे हो कि 6k इंटू 10⁻⁻12 स्लोप आ रहा है ओबी का, 2k इंटू 10⁻⁻12 स्लोप आ रहा है ओए का। मतलब किसका स्लोप ज्यादा है? ओबी का। तो आप लिख सकते हो बेटा जो है
लिख सकते हो कि स्लोप ऑफ ओ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ओ ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये हमारा कंक्लूजन निकल गया। ठीक है, तो जिसका स्लोप ज्यादा रहेगा वो उतना पावरफुल मैग्नीट्यूड का फोर्स रहेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये रहा क्वेश्चन। लाइक चार्जेस थे रिपल्सिव फोर्स, अनलाइक चार्जेस थे अट्रैक्टिव फोर्स। ग्राफ बना, स्लोप निकालोगे, मैग्नीट्यूड पता चलेगा किसका, Q1 Q2 का। Q1 Q2 स्लोप बता रहे, स्लोप बता रहा है। स्लोप यदि ज्यादा होगा तो वो जो फोर्स का पावर होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट पेज। ओके ओके बेटा, तो आज आपने क्या पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड। सेकेंड वन कूलॉम्स लॉ, और कूलॉम्स लॉ के बीच में इंपॉर्टेंट थीम जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एफ वर्सेस आर एंड एफ वर्सेस 1/r² के ग्राफ को देखा, और सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस को देखे। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा जो है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।